तो आज हम लोग बिहार पुलिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था, यानी प्रथम संविधान संशोधन किससे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में, यानी संविधान बनकर जब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उसके एक साल बाद यानी 1951 को संविधान में एक संशोधन किया गया और उसमें कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, यानी कि संविधान के अनुसूची 9 को जोड़ा गया, यानी भूमि सुधार को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया है। उसी को आज वर्तमान समय में प्रस्तावना के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब बात को समझेंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यानी न्याय 3 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे न्याय के बारे में बात न करके स्वतंत्रता की बात कर रही है। तो संविधान में स्वतंत्रता को दिया गया है 5 प्रकार के: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। भारत का एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक संसद में पारित किया जाता है। तो भारत में एक नया राज्य को बनाने के लिए विधेयक को संसद में पारित किया जाता है। तो सबसे पहले नया राज्य बनता है संविधान के भाग 1 में, यानी अनुच्छेद 1 को बोलते हैं भारत राज्यों का संघ है। 2 को अगर भारत किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर लेता है तो 2 में, और किसी राज्य को बनाना है या नए राज्य का सृजन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। और इसके लिए केवल हमको संविधान में साधारण बहुमत द्वारा इसका नाम बदला जा सकता है। नया राज्य सृजन करने की विधेयक में संसद पारित किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, और ये 26वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सुमेलित करना है, मिलाना है। तो अनुच्छेद 61 सही है, क्षमादान 72 में सही है, महान्यायवादी 76 में सही है, और संसद का 17वां स्थान भंग करना 85 में बिल्कुल सही है, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर केवल लोकसभा के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे लोक लेखा समिति में 22 मेंबर, 22 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। लेकिन प्रश्न बोल रहे केवल निम्न सदन के, तो प्राक्कलन समिति यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। भारतीय न्याय व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। और एक बात ध्यान देना है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका का जो युग है उसको आमतौर पर 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरुआत में माना जाता है। और जो न्यायाधीश PN भगवती जो हैं वो 17वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न कि लोकतांत्रिक प्रकार के किसी लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में न्याय में नहीं किया गया है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक का नाम नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, यह बात सत्य है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं है। कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन विशेष रूप पर अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत वो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो मतदान देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार राज्यसभा के पदेन सभापति को होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का, ये भी सही है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये ऑप्शन गलत है और पूछ भी रहा है कि कौन असत्य है, तो असत्य के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 103वां संविधान संशोधन नियम किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन जो है वो 10% आरक्षण का बात करता है, यानी आरक्षण का प्रावधान देने के लिए बोलता है। आर्थिक आरक्षण देने का बात करता है, यानी 103वां संविधान संशोधन आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। इस अधिनियम में जनरल वर्ग के गरीब लोग, यानी जो ये जनरल वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और 103वां संविधान संशोधन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की है। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलेंगे 11 की ओर। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और संविधान के भाग 4 में होने के बावजूद इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक भाग 1 में है, 5 से 11 भाग 2 में है, 12 से 35 3 में है, और 36 से 51 भाग 4 में है। तो 36 से 51 के बीच में होने के बावजूद परिवर्तनीय नहीं है, तो अनुच्छेद नंबर बी यानी अनुच्छेद 37 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12। भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को ... तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2025-26 तक। भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को 2025-26 तक जारी रखने की अनुमति दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्रतिबंध होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो पहली महिला क्रिकेटर जो भ्रष्टाचार आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर बन गई है। सोहेली अख्तर बन गई है, और इसका संबंध बांग्लादेश से है। इनका संबंध बांग्लादेश देश से है, और ये 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया इनके ऊपर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर। पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुराना पत्थर की कला को भौगोलिक सांकेतिक टैग दिया गया है। यह गांव किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो पत्थरकट्टी यानी पत्थर से किसी भी लोगों का मूर्ति बनाने के लिए किसको मिला है? तो यह बिहार के गया जी को मिला है। यह जो पत्थरकट्टी गांव है यह बिहार में ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जो मानक विशेषता के रूप में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम पर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है।
परियोजनाओं की अनुमानित लाभ का लागत क्या है, यानी परियोजना में अनुमानित लागत यानी कितना पैसा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 6,6282.32 करोड़ रुपए का लागत है बिहार के कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना में। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनरीव IRCTC से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। इसके साथ ही IRCTC भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में कैवा नंबर का नवरत्न बन गया है। तो यह जो है वो 25वां नंबर का नवरत्न बन गया है, 25वां नंबर का नवरत्न बन गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 संसदीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान के मापदंडों में संशोधन करने के लिए 6 सदस्यीय समिति को बनाया है, समिति का गठन किया है। इसमें अध्यक्ष कौन है? तो कुणाल, इसका अध्यक्ष कौन है? तो कुणाल है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19। भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत ... के कमीशन की तैयारी के लिए रूस के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था। उसका नाम क्या है? तो INS तमाल नाम है, INS तमाल नाम है। देखिए, भारतीय नौसेना जो है इसको जो मनाते हैं, भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत ... के कमीशन के तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। तो इसका कुछ था INS तमाल था। ठीक है, नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटल को एक्सप्रेस फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। चंद्रमा के सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो पूछ रहा है कि लूनर ट्रेलब्लेजर जो है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। किस देश के पुरातात्विकविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपाषाणिक लकड़ी का घेरा खोजा है? तो ये जो है वो डेनमार्क में खोजा है। डेनमार्क के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपाषाणिक लकड़ी का घेरा खोजा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था और इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर A। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से हम लोग जानते थे? तो इनको जानते थे बंदगान के नाम से जानते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, उसी में सैयद वंश एक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसी में सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? खिज्र खां किए थे। ठीक है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था?
तो फ्रांसीसियो को हराया था। किसको हराया था? फ्रांसीसियो को हराया था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें था कि बहावी आंदोलन को इस्लामों को परिशुद्ध करना। बहावी आंदोलन जो था इस्लामों को परिशुद्ध करने के लिए, और इसका आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद थे। राय बरेली के सैयद अहमद थे। महात्मा गांधी ने किनको दीन बंधु की उपाधि दी? महात्मा गांधी से मतलब नहीं है, प्रश्न बोल रहा है कि दीन बंधु कहते किसको हैं? तो दीन बंधु, तो देश बंधु बोलते हैं चित्तरंजन दास को, लेकिन दीन बंधु बोलते हैं CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? जब तीसरा जो हो रहा था आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के समय, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखिए, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन था। चलिए प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य में बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, आगे देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो रुपया कहलाता, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने का श्रेय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसने उपनाम महामाया था? महामना, तो मदन मोहन मालवीय का नाम जो था वो महामना था। महामना मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में स्थित एक वाटरलू नामक स्थान है, इसी में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट अग्नेय चट्टान है, गैब्रो अग्नेय चट्टान है, लेकिन सलेट जो है अग्नेय चट्टान का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 36, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दे दी गई है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा दामोदर नदी को दे दी गई है। दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाला एक नदी है, और इसी को प्रदूषक प्रवृत्ति होने के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। ठीक है, किसने, अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है। गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है, जो कि भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलज नदी के किनारे बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं, गर्मी के ऋतु में तेज से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? तो हरिश्चंद्र जो है वो पूर्वी घाटी की पहाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है और एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? बात को बोल रहा है। तो 10 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून निकलना शुरू होता है। 20-25 जून के लमसम बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में प्रवेश करने के दौरान यह मात्र 15 अक्टूबर तक बिहार में रहता है, और बिहार में रहने की उसके बाद ये वापसी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी
कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसको रेगू मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है नदी, हरिके बैराज जो डैम है, इसे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और वैशाली सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है। बेमेल जोड़े को पहचानना है, तो बेमेल जोड़े को पहचानना है इसमें। तो प्रश्न संख्या 47, मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ठीक है। बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सही है। ठीक है। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन गलत है, लेकिन राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। ए, बी और सी सही है। 47 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। गलत होने के बावजूद भी सही है, क्योंकि बेमेल जोड़े को पहचानने के लिए बोल रहा है। ठीक है। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न में। 48, 49, 50, 51, 52। चलिए 53 देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न, ना चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है वो नामीबिया में है। कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है वो नामीबिया में है। और एक प्रकार चीता का जो वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स जुबेट्स है। और एक बात याद रखना है कि नामीबिया से ही भारत में 8 चीता लाया गया था, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। ठीक है। चीता के वापस लाने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां पर बिग कैट की प्रजाति 5 सदस्य है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को, सॉरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। नहीं, राष्ट्रीय पक्षी 19 नवंबर को मनाते हैं हम लोग शौचालय दिवस, लेकिन 12 नवंबर को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। निरोगी। निरोगी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोगी शब्द का संधि विच्छेद निह प्लस रोगी। तो निह प्लस रोगी होगा और निह प्लस रोगी में हर्षई नी होगा। ठीक है। 57 के ए। 58, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए 59 नंबर प्रश्न में, संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक का शुद्ध रूप सांसारिक। सांसारिक है। सांसारिक का शुद्ध रूप जो है वो सांसारिक ही होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर, किसी कार्य को करने के लिए संकल्प करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई काम को करना है, यानी बीड़ा उठाना। क्या चीज? बीड़ा उठाना कर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर देखते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। क्या होता है? ऋषिका होता है। चलिए प्रश्न संख्या 63 पर चलेंगे। भारत में हवाई परिवहन, भारत में जो है वो हवाई परिवहन कब शुरू हुआ था? तो भारत में हवाई परिवहन 1911 में शुरू हो गया था। भारत में हवाई परिवहन जो है वो 1911 में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1953 में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 निगम, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडिया एयरलाइंस का गठन किया गया। ठीक है। अब एकमात्र जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन बन गया? तो याद रखना, तंजावुर वीणा जो है वो जीआई टैग पाने वाला भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र बन गया। इसके बावजूद सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। ठीक है। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया? और इसका स्थापना जो है, टिस्को का स्थापना 1907 में हो चुका था, लेकिन पूछ रहा है कि किस वर्ष उत्पादन करना शुरू किया? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1912 में। 1912 में अपना जो है वो निर्माण करना शुरू कर दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 66,
भारत में पहली जनगणना की नीति की घोषणा कब की गई? तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में पहली जनगणना 1871 में, सॉरी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं था। तो व्यवस्थित होने का श्रेय 1881 में हुआ था, जो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि पहली जनगणना नीति की घोषणा, जनगणना नीति घोषणा कब की गई है? तो 1976 में की गई है। पहली जनगणना नीति जो है वो देश में 1976 में की गई है, और बाद में इस जनसंख्या नीति को आंशिक संशोधन भी किया गया 81 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 नंबर, बोगी तथा कैंडी, बोगी तथा कैंडी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बोगी तथा कैंडी खेल गोल्फ खेल से संबंधित है, और गोल्फ खेल से संबंधित एक राइडर कप है जो बार बार पूछता है। ठीक है, कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? अमेरिका जो है 1920 में प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के दौरान जो बना था, अगला विश्व युद्ध न होने के लिए, उसमें अमेरिका स्वयं उसका भाग नहीं लिया था, लेकिन इसको विचार को प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने ही दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न 70, शांति निकेतन को किस वर्ष, शांति निकेतन, एक प्रश्न छूट रहा है, एक सेकंड। ठीक है, सेवा समिति का संस्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति का संस्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, कुंजरू ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? 2023 में, 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, 2016 में नालंदा को किया गया है। ठीक है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस, ज्वालापूर्ति यानी उद्योग के बारे में बात कर रहा है। तो उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव ने द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? तो VKR राव द्वारा जब बोलेगा तो 1931 में किया गया था, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 49 रुपया बताया गया था। लेकिन सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जनगणना हमारे दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपया बताया था। फिर बाद में 1931 में VKR राव द्वारा 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई, और 1931 में प्रति व्यक्ति आय को 49 रुपया बताया, 49 रुपया बताया। ठीक है, आगे, भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? विदेशी निवेश कृषि में 100% कर सकता है, संचार में 100%, खनन में, लेकिन पेंशन में 49% ही कर सकता है। जो 100% नहीं है, 100% नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक जो है वो गार्डनर है। गार्डनर जो है वो सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है। गार्डनर जो लिखे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत कब की गई थी? भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किस स्रोत में है? तो पशुधन में मुर्गा पालन में। मुर्गा पालन एक ऐसा पशुधन है जिसमें आय का स्रोत सर्वाधिक है, पशुधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, कोशिका के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो लंबे और
शाखित होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं और शाखित भी होते हैं, लंबे और शाखित होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिकाएं कोशिकाएं, ठीक है। अब देखिए, एंड्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सबसे पहले एंड्रोजन नामक हार्मोन है जो महिला में स्रावित होने वाला हार्मोन है, और ये पुटिका द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? पुटिका द्वारा स्रावित होता है। तो एंड्रोजन जो है वो अंडाशय की पुटिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। सामान्य मानव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो HCl की मौजूदगी में अनुक्रिया में ग्रहणी इलियम जेजुनम यानी ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, सही है। वक्षीय अम्ल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश के एंग्रोस्ट्रोजन उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कमी होती है? अगर तंत्रिका तंत्र किसी का गड़बड़ाता है मानव शरीर में तो विटामिन B12, कैल्सीफेरोल, विटामिन B12, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, सॉरी साइनोकोबालेमिन, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, जो सूर्य की किरणों से मिलता है, ठीक है। इसको बताइए कि मानव की तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो B12 से होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है? पसीना एवं जी मचलाना, ये भी है। सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो ये सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, यह भी सही है। उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ठीक है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, सभी इकाइयोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। 83 नंबर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इसमें जो है 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। सांप के जहरीले विषदंत यानी सांप का जो जहरीला विषदंत होता है वो किसका रूपांतरित रूप है? जो जाम्भिक दंत का, किसका? जाम्भिका दांत का रूपांतरित रूप है, जो विषैले दंत होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 85, प्रोटीन का संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो राइबोसोम तथा अंतःप्रदावी जालिका। अंतःप्रदावी जालिका दो प्रकार के होती है, एगो रुद्र अंतःप्रदावी जालिका, एक चिकनी अंतःप्रदावी जालिका। चिकनी अंतःप्रदावी जालिका और रुद्र अंतःप्रदावी जालिका। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रोटीन बनता किससे है? तो राइबोसोम तथा अंतःप्रदावी जालिका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, किस फसल में नीला हरी शैवाल मुख्य रूप से जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग होता है? तो धान की खेती में नीले हरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 87, दांतों पर जमी परत किसकी बनी होती है? तो भोजन के कण भी लगे होते हैं, थूक, मुख के अम्ल और बैक्टीरिया से दांतों पर परत जम जाता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 88, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने से उसका भार भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो संभारित तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती तो संभारित होता। लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, संभारित होगा नहीं। न्यूट्रॉन के बारे में बात किया नहीं है, इसलिए 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 88 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, कठोर जल का प्रयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें से सभी में कठोर जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कठोर जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90, सूची को मिलाना है, ठीक है, सूची को मिलाना है। तो भंजक से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो भंजन से हम लोग प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम। भंजन जो है औद्योगिक प्रक्रम है पेट्रोलियम। प्रगलन से प्राप्त करते हैं तांबा। हाइड्रोनीकरण से प्राप्त करते हैं खाद वसा, और वल्कीकरण से प्राप्त करते हैं रबड़।
ठीक है। प्रश्न संख्या 91, कीट बची पौधों के जिस मृदा में उगते हैं उसमें तत्व की कमी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, एथिलीन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? फल को पकाने में करते हैं, निषेचक के रूप में करते हैं, मास्टर्ड गैस बनाने में करते हैं, लेकिन कार्बोइड लैंप की प्रदीप्त रूप में नहीं करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 93, प्रश्न संख्या 93, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? पोलियमाइड, पोलियमाइड का उपयोग करते हैं बुलेट प्रूफ बनाने में। लेकिन एक बात ध्यान देना है, कहीं कहीं सिंथेटिक फाइबर देता है, यह एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है, और एक पर कहीं कहीं ब्रांड का नाम दे देता है जो केवलर होता है। तो केवलर जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र का ब्रांड है, जो एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर से बनता है, जो कि पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड होता है। प्रश्न संख्या 94 की ओर चलेंगे। ठीक है। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। 95 नंबर प्रश्न, तो 95 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाहन संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो पहिया बाहरी पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा कि बाहर की तरफ फिसलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों को जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है। आगे, प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। जब हवा का तापमान बढ़ता है, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल का वाष्प ग्रहण की क्षमता क्या होता है? जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अधिक प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस समान होगा नहीं, प्रकाश का दीप्ति विनिमय नहीं करता। देखिए, कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिक प्रकाश जो करता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक योगदान देता है? अति लघु तरंग, तो अति लघु तरंग में जगदीश चंद्र बोस, अति लघु तरंग के बारे में जो है आविष्कार का योगदान जगदीश चंद्र बोस को जाता है। और दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष है, उसे दूर का ही साफ साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता है। तो इस दोष को ठीक करने के लिए नहीं बोल रहा है, सत्य नहीं है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू सो मच।